क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। करा कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक समान चाल। जैसे अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो हर जगह 100 से ही जाएगा। अगर 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो हर जगह 150 किलोमीटर के ही स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वही हुआ, एक समान स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है, 90 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट बना लीजिए, एक ए और एक बी, और मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, कह रहा था हैड द ट्रेन स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि ट्रेन का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। तो वह जर्नी के लिए 30 मिनट कम टाइम लेता। और ऐसे भी सोचने वाला चीज़ है कि यदि आप ट्रेन का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो पहले जर्नी में जितना टाइम लग रहा था उससे तो कम टाइम ही लगेगा। जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और इसको कोई एक जर्नी है, मतलब किसी भी डिस्टेंस, मतलब कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, उसको ट्रेवल करने में इसको मान लीजिए 10 घंटा का टाइम लगता था। ठीक है, एक जर्नी को ट्रेवल करने में इसको 10 घंटा का टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रेन के स्पीड को बढ़ाकर 200 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जो उस जर्नी को ही ट्रेवल करने में इसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे स्पीड दोगुना हो गया तो टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना तो आप सोच सकते हैं ना कि टाइम तो कम जाएगा ही जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जा रहा है तो टाइम कम जाएगा, ये तो सोचने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला था कि यदि स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाता है तो वह उस जर्नी को ट्रेवल करने में 30 मिनट कम टाइम लेता है। मतलब पहले जितना टाइम लेता था उससे अब 30 मिनट उसको कम टाइम लगता है। तो कह रहा फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड का मतलब हुआ वही यूनिफॉर्म स्पीड, जिस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जा रहा था। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर आप लेट कर लीजिए। ठीक है, ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड था, मतलब एक समान जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बोला यदि स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। जब इसका स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता तब अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा। तो पहले था x किलोमीटर पर आवर, अब 15 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो अब इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। जैसे आप खुद सोचिए, मान लीजिए पहले ट्रेन का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर और इसको 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ा देगा तो इसमें 15 किलोमीटर ऐड हो जाएगा ना। इसका जो नया स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। इसके बाद देखिए कह रहा कि जैसे ही स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो ये 30 घंटा कम टाइम लेता था उसी जर्नी को ट्रेवल करने में। उसी जर्नी का मतलब हुआ ये 90 किलोमीटर को ही ट्रेवल करने में। तो अब बताइए, तो यहाँ से जैसे ही स्पीड ये हो गया x प्लस 15, तो अब तो इसको आधा घंटा कम टाइम लगेगा। तो आधा घंटा कम टाइम लगेगा किससे, पहले ट्रेन जितना टाइम लेता था उससे आधा घंटा कम टाइम लेगा। तो पहले कितना टाइम लेता था वो आपको निकालना होगा। तो पहले ट्रेन जाता था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और डिस्टेंस ट्रेवल करता था 90 किलोमीटर। तो यहाँ से पहले टाइम निकाल लीजिए कि पहले ट्रेन कितना टाइम लेता था। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 90 और पहले जो स्पीड था ट्रेन का वो था x, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन x आवर। यानी पहले जो ट्रेन लेता था वो 90 अपॉन x आवर टाइम लेता था, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ गया तब ये आधा घंटा कम टाइम लेगा। तो अब कितना टाइम लेगा, तो पहले जितना टाइम लेता था उससे आधा घंटा कम, दैट मीन्स इसमें आधा घंटा माइनस करना होगा। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर। 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर। और अब आपको अगर नहीं समझ आता है तो मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करिएगा तो 1/2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 1/2 आवर कम टाइम लगता है, तो यहाँ पे 1/2 को इसमें माइनस करना होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले लगता था 90 अपॉन x आवर, तो अब कितना लगेगा, आधा घंटा कम, तो आधा घंटा इसमें घटाइए, पहले जितना लगता था उसमें आधा घंटा माइनस करिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पहले ट्रेन जा रहा था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 90 किलोमीटर। अब ट्रेन का स्पीड हो गया x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा 90 किलोमीटर। दोनों केस में तो ट्रेन का डिस्टेंस सेम ही है। हाँ, भले पहला केस में जब इसका स्पीड ये स्पीड कम था तो टाइम ज़्यादा ले रहा था, अब स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लेने लगा।
लेकिन दोनों केस में ट्रेन को तो 90 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। जब वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता था तब भी वो 90 किलोमीटर ही जाता था, और स्पीड बढ़ गया तब भी वो 90 किलोमीटर ही, क्योंकि इसका जो जर्नी का डिस्टेंस है वो तो 90 किलोमीटर ही है, तो ट्रेन तो जा रहा था 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोनों केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ पे दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट केस में था स्पीड x और टाइम था 90/x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 90/x। और सेकेंड केस में था स्पीड x + 15 और टाइम था 90/x - 1/2, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, x से x कटेगा तो इस साइड बचेगा 90, और यहाँ पे हो जाएगा x + 15। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2x, x से x कटेगा तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180x, और ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 180 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 180x, और 180 को जब 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2700। इसके बाद -x को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -x² और -15x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 180x से 180x कटेगा, इस साइड कुछ नहीं तो 0 बचा, यहाँ पे इसको लिखिए। आने तो आप क्या करिए, सारे को इस साइड लेकर चलाइए, तो इस साइड लाइएगा तो सबका साइन बदलेगा, x² हो जाएगा पॉजिटिव, 15x भी हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और उस साइड कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म -2700, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यही रहेगा। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे 15 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है, आपको नहीं आ रहा समझ में तो फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ से लगाइए 3 से 900, फिर 3 से 300, फिर 3 से 100, फिर लगाइए 2 से लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर 5 से लगाइए 10, फिर 5 से 2। अब यहाँ पे इसको अरेंज करना है ताकि 15 आए ऐड करने पे, मतलब 15 का डिफरेंस रहना चाहिए दोनों नंबर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 पचे 45, और इधर बच गया कौन, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अभी तिया 60, और 60 और 45 के बीच में कितना का गैप है, 15 का ही तो है। तो ये 60 और 45 में टूटेगा, और आपको पॉजिटिव में चाहिए तो ये छोटा वाला को माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी एक नंबर आएगा 60 या एक नंबर आएगा -45, तो ये टूट जाएगा x² + 60x - 45x -2700। यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों और इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x + 60, और इस साइड कॉमन ले लीजिए -45, तो यहाँ पे बचेगा x + 60 इक्वल टू 0। अब x + 60 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x, इधर बचेगा -45 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे x + 60 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -60, और इधर आ जाएगा x - 45 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 45। अब यहाँ पे देखिए, क्या नेगेटिव वैल्यू कभी हो सकता है। आप स्पीड को लेट किए थे x, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था x km/h, और स्पीड निगेटिव कैसे हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो कुछ तो उसका स्पीड होगा ही, निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव का मतलब वो तो फिर मूव ही नहीं करेगा। मूव क्या, अगर स्पीड 0 रहता है तब वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, लेकिन स्पीड निगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो कोई सेंस ही नहीं आएगा यहाँ पे नेगेटिव का, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपको समझना है कि कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इसका कुछ तो स्पीड होगा जिससे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट में लिखिए हेंस द यूनिफॉर्म स्पीड, ये माने थे आप x km/h, और x का वैल्यू आया 45, तो ये हो जाएगा 45 km/h। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान स्पीड। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 2 पॉइंट है A और B, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, यदि ट्रेन का स्पीड 5 km/h ज़्यादा होता, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी,
तो उसको उसी जर्नी को ट्रेवल करने में 1 घंटा कम टाइम लगता है। सेम एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए। और यहाँ पे हमसे बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए कहा था कि ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए। वेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, जब इसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाएगा तब अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले इसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, और जब 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाएगा मतलब ये ऐड हो जाएगा ना उसमें, तो अब इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जैसे ही स्पीड को बढ़ाता है तो उसी जर्नी का मतलब यही 360 किलोमीटर को ही ट्रेवल करने में इसको 1 घंटा कम टाइम लगता है, 1 आवर लेस, 1 घंटा कम टाइम लगता है। यानी पहले इसको जितना टाइम लग रहा था उससे अब 1 घंटा कम टाइम लगेगा जब इसका स्पीड बढ़ गया तब। तो यहाँ पे आपको यह पता करना होगा कि पहले ट्रेन कितना टाइम ले रहा था, तो यहाँ से पहले ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए, पहले वाला टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो था 360 ही, लेकिन पहले ट्रेन का स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा x। यानी पहले जो ट्रेन को टाइम लग रहा था वो लग रहा था 360 अपॉन x आवर, तो अब इसका न्यू टाइम कितना हो जाएगा, तो न्यू टाइम बोला कि जैसे स्पीड बढ़ाया तो 1 घंटा कम टाइम लगने लगा, मतलब पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा कम, तो यहाँ पे 1 घंटा को इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 1 आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बात समझिए, पहला केस में स्पीड था ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस था 360 किलोमीटर ही। सेकंड केस में ट्रेन का स्पीड बढ़ के हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहा 360 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बोला भी था सेम जर्नी, यानी दोनों केस में ट्रेन जो था वो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करा 360 किलोमीटर ही। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दोनों केस में ट्रेन का डिस्टेंस क्या था, इक्वल था, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। पुट करिए, फर्स्ट केस में था स्पीड x और टाइम था 360 अपॉन x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 360 अपॉन x। और सेकंड केस में देखिए स्पीड था x प्लस 5 और यहाँ पे टाइम था 360 अपॉन x माइनस 1। कैलकुलेट करिए, x से x कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 360 और इस साइड x प्लस 5 और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस x। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x को 360 से, तो ये हो जाएगा 360x। अब यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो पहले 360 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे पहले 360 को करिएगा तो ये हो जाएगा 360x और यहाँ पे 360 इंटू 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1800 और फिर माइनस एक्स को दोनों से करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x। इसके बाद 360 से 360 का जगह और ये तीनों को इस साइड लाइए, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 5x भी हो जाएगा पॉजिटिव और ये जो 1800 है ये हो जाएगा निगेटिव। इधर कुछ नहीं बता तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको तोड़ना है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस 1800। इसको 2 नंबर में आपको फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म। तो आप क्या करिए कि इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ से लगाइए 2 से 900, फिर 3 से लगाइए 300, फिर 3 से 100, फिर लगाइए 5 से 20, फिर 5 से लगाइए 4। यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करिए 2 नंबर में, तो 3 3 9 9 5 45 और यहाँ पे हो जाएगा 520 और बिदुनी 40 और 45 और 40 में कितना का गैप है, 5 का गैप है और यहाँ पे आपको चाहिए भी 5 का ही गैप, तो एक 45 रहेगा और एक 40 रहेगा और आपको प्लस 5 चाहिए, तो ये छोटा वाला को माइनस कर दीजिए तभी ना ऐड करिएगा तो प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 45 और इस साइड कितना कॉमन होगा माइनस 40, तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकालिए,
तो x प्लस 45 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा x, इधर बचेगा -40 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -45, इस साइड हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40। अब नेगेटिव तो कभी होगा नहीं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो जब भी होगा तो पॉजिटिव। तो हमसे बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए अब ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड था वो कितना माने थे, x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ये था x और x का वैल्यू आया 40, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम टाइम लेता है, किससे, तो पैसेंजर ट्रेन से, और 132 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस होता है मैसूर और बेंगलोर के बीच। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो दो जगह है, एक है मैसूर और एक है बेंगलोर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। और यहाँ पे बोला कि यहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन खुलता है और एक एक्सप्रेस ट्रेन खुलता है, और बोला कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेता है। और ऐसे भी सोचने वाला चीज़ है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है जनरली, और पैसेंजर ट्रेन का जनरली स्पीड कम होता है। तो ऐसे भी एक्सप्रेस ट्रेन है जो जब स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा, जिसका स्पीड कम है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो वहीं बोला था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम लेता है पैसेंजर ट्रेन से। इसके बाद देखिए कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जिससे कंपेयर करके बोलेगा कि ज़्यादा है या कम है उसी को आपको एक्स मानना है। तो यहाँ पे बोला ना कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो आपको पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है उसको एक्स मानना होगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 11, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा। तो अगर आप पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को x मानते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, इससे 11 ज़्यादा। तो बोला कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसको मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था पैसेंजर वाला से, तो इसका हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम लेता है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम टाइम ले रहा है पैसेंजर ट्रेन से। तो आप पहले ये बताइए कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन का भी टाइम निकाल लीजिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन ले रहा है 10 घंटा टाइम, ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगा, 1 घंटा कम यानी 9 घंटा लेगा, इस तरीके से। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रहा है, तो यहाँ से पता कर लीजिए। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 132 ही रहेगा और स्पीड कितना था पैसेंजर ट्रेन का, x था, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यानी पैसेंजर ट्रेन जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 132 अपॉन x आवर। तो यहाँ से निकाल लीजिए टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेता है ना, तो ये हो जाएगा 132 अपॉन x माइनस 1, मतलब पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा कम, तो 1 घंटा घटा दीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों केस में आप देख रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन भी जा रहा है मैसूर से बेंगलोर और एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रहा है मैसूर से बेंगलोर, तो दोनों के लिए तो डिस्टेंस वह सेम ही रहेगा ना, दोनों के लिए तो 132 किलोमीटर ही रहेगा, यानी दोनों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस का। और डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, इस साइड भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे पुट करिए, फर्स्ट केस में स्पीड था x और टाइम था 132 अपॉन x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 132 अपॉन x। और सेकंड केस में देखिए स्पीड था x प्लस 11 और यहाँ पे टाइम था 132 अपॉन x माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, x से x घटेगा तो इस साइड बच गया 132 और यहाँ पे देखिए x प्लस 11 और इधर एलसीएम ले लीजिए तो x हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 132 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 132x और ये ऊपर में मल्टीप्लाई करिए तो 132 को पहले दोनों से करिए
तो ये हो जाएगा 132x, और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1452। इसके बाद माइनस एक्स को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -x² और -11x। यहाँ पे 132x से ये कट जाएगा और सारा को इस साइड लाइए तो x² नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 11x भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। यहाँ तक तो आपको आ रहा है समझ में। अब फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 1452 नेगेटिव में। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे 11 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1452 का फैक्टराइज करिए तो यहाँ पे 2 से लगाइए तो यह आ जाएगा 726, फिर 2 से लगाइए तो यह आ जाएगा 363, फिर 3 से लगाइए तो 121, फिर 11 से लगा दीजिए तो 11 बार में 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब यहाँ पे इसको 2 नंबर में आपको अरेंज करना है तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 11 33, और 11 दूनी 44, तो एक हो जाएगा 44 और एक हो जाएगा 33, और दोनों के बीच 11 का डिफरेंस भी है, आपको आना चाहिए +11, तो ये छोटा वाला को निगेटिव करना होगा तो ये हो जाएगा x² + 44x -33x और -1452 इक्वल टू 0। अब इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो x कॉमन हो जाएगा तो x + 44 बचेगा, और यहाँ पे कितना कॉमन होगा -33, तो यहाँ पे भी x + 44 बचेगा इक्वल टू 0। x + 44 दोनों तरफ है तो इसको बाहर करिए तो इस साइड बच जाएगा x और इस साइड बचेगा -33 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x + 44 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -44, x -33 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू +33। अब नेगेटिव तो कभी होगा ना, स्पीड नेगेटिव कभी हो सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों का स्पीड लिखिए। हेंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये था x और x का वैल्यू है 33, तो ये हो जाएगा 33 km/h। और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना था x + 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 + 11, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 44 km/h। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। यहाँ पे 2 टर्म आएगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी जा रहा है तो उसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है मतलब धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट बह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए धारा बह रहा है इस डायरेक्शन में, अब बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी को बोला जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हमेशा याद रखिएगा जो बोट जाएगा वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो बोट जाएगा वो हमेशा धारा के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ, यहाँ पे लिखिएगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो पहले आप ये 2 टर्म को ढंग से याद कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 टर्म देखने को मिलेगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो यहाँ से बारी बारी समझिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और अगर इस तरीके से बोट जाएगा तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के डायरेक्शन में ही बोट जा रहा है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो ये हो गया अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। हमेशा याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो धारा के डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो पहले ये 2 टर्म को आप ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद देखिए अब आपको निकालना स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे धारा का स्पीड है 5 km/h और बोट भी जा रहा है धारा के डायरेक्शन में, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे, तो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे बोट जा रहा है 10 km/h के स्पीड से और धारा भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट जा रहा है 10 km/h के स्पीड से और धारा भी इसको 5 km/h के स्पीड से आगे की ओर ठेरा है। ये तो दोनों का स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि बोट के स्पीड में ये जो धारा का स्पीड है वो ऐड हो जाता है,
क्योंकि बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो वो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन धारा इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आगे की ओर ढके रही है, यानी ये जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो 10 + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डेट मीन्स ये जो बोट का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। और अप स्ट्रीम में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे धारा बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहाँ पे बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जैसे आप खुद सोचिए, जैसे आप बोट को चला रहे हैं और आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट को ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धारा क्या कर रहा है कि आपको पीछे की ओर खींच रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस डायरेक्शन में आप बोट को ले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में धारा भी आपको ठेल रहा था, जिस कारण ये धारा का स्पीड इसमें ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बोट को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और धारा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे की ओर खींच रहा है। जैसे आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं और धारा इस साइड आपको 5 किलोमीटर पीछे की ओर ढकेला, तो यहाँ पे ये आपका बोट का स्पीड कम जाएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर। आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और धारा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको पीछे की ओर ढकेला, तो यहाँ जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। तो ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। हमेशा याद रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा का स्पीड बोट के स्पीड में ऐड हो जाता है। तो बोट का स्पीड था 10 और धारा का स्पीड था 5, तो ये इसमें ऐड हो गया। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो धारा का स्पीड है वो बोट के स्पीड में माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा है वो उसको पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में ढके रहा। बोट जा रहा है इधर और धारा ढके रहा इसको इधर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या था कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा धारा भी उसको उसी डायरेक्शन में ढके रहा था, जिस वजह से ये स्पीड ऐड हो गया और अप स्ट्रीम में यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस आपको एक ही चीज याद रखना कि हमेशा धारा का स्पीड ऐड होगा या फिर धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड कब होगा, तो डाउन स्ट्रीम में धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा और अप स्ट्रीम में ये धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये चीज आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डेट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट का जो स्टील वाटर में स्पीड है वो कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब पहले इतना कोई समझ लीजिए, इसके बाद आगे वाला चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोटर बोट ये है, इसका मान लेते हैं स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड नहीं दे रखा है, तो स्ट्रीम का स्पीड आप एक्स या बाई कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से पहले आप नोट करिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये तो दे रखा था 18 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे नोट करिए 18 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम का स्पीड है, धारा का जो स्पीड है वो आप लेट किए हैं x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों में बोट का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, तो अभी आपको हम बताएं कि जो स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो अप स्ट्रीम में घट जाता है, यानी ये हो जाएगा 18 - x किलोमीटर पर आवर। हमेशा रखिएगा अप स्ट्रीम में ये जो धारा का स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो ये जो धारा का स्पीड है वो बोट के स्पीड में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बोट का स्पीड था 18 और इसमें प्लस हो जाएगा, तो 18 + x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा था ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डेट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। कह रहा था कि एक मोटर बोट है जिसका स्टील वाटर में स्पीड था 18 किलोमीटर पर आवर और ये 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। उसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करने के कंपैरिजन में ये 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे यहाँ पे कह क्या रहा, जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक स्ट्रीम है, ठीक है, और इसमें ये एक बोट है। तो जैसे यहाँ से बोट चलना शुरू किया और मान लीजिए धारा का स्पीड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बोट गया इधर अप स्ट्रीम में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था ये 24 किलोमीटर। तो बोट यहाँ से चलना शुरू किया 24 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया ये
अप स्ट्रीम में। तो जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो इसका जो मेन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था ना, अब यहाँ पे गया बोट, अब फिर यहाँ से तो लौट के जाएगा ना यहाँ पे अपना, जैसे यहाँ पे अपने घर से ये निकला होगा तो यहाँ पे आया 24 किलोमीटर दूर अप स्ट्रीम में, यानी धारा के अपोजिट, और फिर यहाँ से ये फिर लौटेगा ना अपने स्पॉट पे, तो वहीं बोला था। और आपको ऐसे पता बोल रखा था कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसे भी आपको पता है कि अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कम होता है और डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड ज़्यादा होता है। जैसे इधर से ये रिटर्न भी करेगा तब भी इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 24 ही करना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम में ये हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में इसको 1 घंटा क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। और ये तो सोचने वाला बात है कि अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कम होता है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट इधर से आएगा इस डायरेक्शन में, और धारा भी तो बह रहा है ऐसे ही इसी डायरेक्शन में बह रहा, तो ये बोट के स्पीड को और ढकेलेगा। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या था कि बोट ऐसे जा रहा था और धारा इस डायरेक्शन में था, तो बोट को पीछे की ओर खींचेगा ये, जिस कारण से स्पीड कम जाता है अप स्ट्रीम में। तो जब अप स्ट्रीम में स्पीड कमेगा तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम कम जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यह निकालना होगा कि अप स्ट्रीम में बोट कितना टाइम ले रहा था और डाउन स्ट्रीम में बोट कितना टाइम ले रहा था। तो यहाँ पे निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट कितना टाइम ले रहा था, तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 24 किलोमीटर ना, दोनों के लिए तो डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 24। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना था बोट का, यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड यही वाला है ना 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस एक्स, यानी अप स्ट्रीम में इसको इतना घंटा टाइम लग रहा था। अब डाउन स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में भी टाइम इक्वल टू तो वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम था, अप स्ट्रीम में भी 24 और डाउन स्ट्रीम में भी 24, लेकिन डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे स्पीड नोट करिए 18 प्लस एक्स हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में बोट को लगेगा इतना घंटा। अब क्या करिए, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दोनों को लिखिए, एक तरफ अप स्ट्रीम वाला टाइम को और एक तरफ डाउन स्ट्रीम वाला टाइम को, इस तरीके से। यहाँ पे 24/18 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये है अप स्ट्रीम वाला टाइम और ये है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम, प्लस वाला डाउन स्ट्रीम वाला और माइनस वाला अप स्ट्रीम वाला टाइम है। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि अप स्ट्रीम जाने में बोट को 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, यानी जो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो 1 घंटा क्या है, ज़्यादा है ना, और आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में बोट को 1 घंटा क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो 1 घंटा क्या है, ज़्यादा है, और आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो जब ये 1 घंटा ज़्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 1 घंटा ज़्यादा करना होगा, तभी ना दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे अगर इससे नहीं आता समझ में तो एक नंबर से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अप स्ट्रीम जाने में बोट को 9 घंटा लग रहा था और डाउन स्ट्रीम जाने में 8 घंटा लग रहा होगा, काहे कि बोला था कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 8 घंटा लगेगा तो अप स्ट्रीम में 9 घंटा लगेगा, इस तरीके से। और आप दोनों को आप इक्वल करिएगा, तो ये तो अप स्ट्रीम वाला टाइम 1 घंटा ज़्यादा, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, और दोनों को इक्वल करें तो ये जब 1 घंटा ज़्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 1 घंटा ज़्यादा करना होगा, तभी ना दोनों आपस में इक्वल होगा। अदरवाइज कैसे होगा, जब आप इधर 1 घंटा को ऐड कर दीजिएगा तब तो फिर ये और बढ़ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे साफ साफ बोला था कि अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये जो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है, और आप अगर इधर ही 1 ऐड कर देते हैं तो ये और बढ़ जाएगा। तो आपको इधर ऐड करना होगा तभी ना दोनों बैलेंस में रहेगा, दैट मीन्स इक्वल में रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको इधर ला के माइनस करिए, ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स, इसको माइनस करिए तो -24/18 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो नीचे वाला साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ऊपर से 24 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/18 माइनस एक्स और माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए 18 माइनस एक्स घटेगा तो बचेगा 18 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस तो माइनस, और जैसे ही माइनस आया तो अगला वाला को ब्रैकेट में रखिएगा, यहाँ पे प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा तो बचेगा 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखिए 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 24, ऊपर से ब्रैकेट ओपन करिए तो आ जाएगा 18 प्लस एक्स, अब माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो -18 प्लस एक्स, और नीचे में
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 और माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 18 से 18 कट जाएगा और 24 को इधर ले आइए, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ऊपर में बच जाएगा 2x, नीचे में बचेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और 24 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स 1/24। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 2x तो 48x, इधर जब 1 से करिएगा तो वही चीज़ रहेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर पहले से था 48x और ये 324 निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि 324 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने में 48 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए हमको 324 निगेटिव वाला यहाँ पे 2 नंबर में इसको ब्रेक करना है, तो आप 324 का फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले लगाइए 2 से तो ये आ जाएगा 162, फिर लगाइए 2 से तो 81, फिर लगाइए 3 से 27 और फिर लगाइए 3 से 9। यहाँ पे अरेंज करिए इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 अनोतिया 27, 27 दूनी 54। अगर आप इसको 6 और 54 में अरेंज करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 6 अनोतिया 27 दूनी 54, 54 तो 6 और 54 में अरेंज करिए और 6 को कर दीजिए निगेटिव, तभी ना 54 में से 6 माइनस होगा तो 48 आ जाएगा। तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 54x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 बचेगा और यहाँ से कॉमन लीजिए प्लस 54 तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकालिए तो यहाँ पे देखिए x माइनस 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस 54 बचेगा तो ये आ जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, इधर हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 54, जो कि निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, स्पीड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x का वैल्यू आएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे निकालने क्या बोला था, हमसे बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो स्ट्रीम का स्पीड आप क्या लेट किए थे x किलोमीटर पर आवर ना, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, ये था x और x का वैल्यू आया 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। यहाँ पे 2 टर्म आएगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी जा रहा है तो उसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है मतलब धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट बह रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए धारा बह रहा है इस डायरेक्शन में अब बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी को बोला जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हमेशा याद रखिएगा जो बोट जाएगा वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो बोट जाएगा वो हमेशा धारा के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पे लिखिएगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो पहले आप ये 2 टर्म को ढंग से याद कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 टर्म देखने को मिलेगा, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो यहाँ से बारी बारी समझिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है तो उसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और अगर इस तरीके से बोट जाएगा तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के डायरेक्शन में ही बोट जा रहा है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो ये हो गया अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। हमेशा याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो धारा के डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो पहले ये 2 टर्म को आप ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद देखिए
अब आपको निकालना स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे धारा का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और बोट भी जा रहा है धारा के डायरेक्शन में, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे, तो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे बोट जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और धारा भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और धारा भी इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे की ओर ठेरा है। ये तो दोनों का स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि बोट के स्पीड में ये जो धारा का स्पीड है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो वो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन धारा इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आगे की ओर ढके रही है, यानी ये जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो 10 + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बोट का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये चीज आपको आ रहा है समझ में। और अप स्ट्रीम में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे धारा बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और यहाँ पे बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जैसे आप खुद सोचिए, जैसे आप बोट को चला रहे हैं और आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट को ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धारा क्या कर रहा है कि आपको पीछे की ओर खींच रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस डायरेक्शन में आप बोट को ले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में धारा भी आपको ठेल रहा था, जिस कारण ये धारा का स्पीड इसमें ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बोट को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और धारा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे की ओर खींच रहा है। जैसे आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं और धारा इस साइड आपको 5 किलोमीटर पीछे की ओर ढके रहा, तो यहाँ पे ये आपका बोट का स्पीड कम जाएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर। आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और धारा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको पीछे की ओर ढके रहा, तो यहाँ जो धारा का स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। तो ये चीज आपको आ रहा है समझ में। हमेशा याद रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा का स्पीड बोट के स्पीड में ऐड हो जाता है। तो बोट का स्पीड था 10 और धारा का स्पीड था 5, तो ये इसमें ऐड हो गया। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो धारा का स्पीड है वो बोट के स्पीड में माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा है वो उसको पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में ढके रहा। बोट जा रहा है इधर और धारा ढके रहा इसको इधर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या था कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा धारा भी उसको उसी डायरेक्शन में ढके रहा था, जिस वजह से ये स्पीड ऐड हो गया और अप स्ट्रीम में यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस आपको एक ही चीज याद रखना कि हमेशा धारा का स्पीड ऐड होगा या फिर धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड कब होगा, तो डाउन स्ट्रीम में धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा और अप स्ट्रीम में ये धारा का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये चीज आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है, उसका स्टील वाटर में स्पीड कितना है, तो 9 किलोमीटर पर आवर। जैसे यहाँ पे देखिए एक बोट है और इसका स्टील वाटर में जो स्पीड दे रखा वो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा। तो यहाँ से आप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा या तो आप x मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। हम यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये जो धारा का जो स्पीड है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से पहले नोट करिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये तो दे रखा था 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नोट करिए जो बोट का स्पीड है वो स्टील वाटर में कितना था, 9 किलोमीटर पर आवर। एंड द लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड आप कितना लेट किए, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में बोट का स्पीड निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना होगा। तो अभी आपको सिखाएं कि अप स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा का जो स्पीड है वो बोट के स्ट्रीम में माइनस हो जाता है। धारा का जो स्पीड है वो बोट के स्ट्रीम में माइनस हो जाता है। तो बोट का स्पीड था 9 और धारा का स्पीड है x, तो ये x से जो 9 में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - x किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो जो धारा का स्पीड है वो बोट के स्पीड में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, करा था ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द सेम स्पॉट इन अ टोटल ऑफ टाइम 3 hours 45 minutes। कह रहा है कि एक बोट है जो 15 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द सेम स्पॉट, और फिर उसी स्पॉट पे वापस है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से बोट चलना शुरू किया, ये डायरेक्शन में किया, मान लीजिए ये है डाउन स्ट्रीम,
तो डाउन स्ट्रीम कितना दूर गया, 15 किलोमीटर दूर गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो फिर यहाँ से ये उसी पॉइंट पे वापस आया, तो गया था ये डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो आएगा कौन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में आएगा कि अप स्ट्रीम में आएगा। आप तो खुद सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये धारा है, धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट स्टार्टिंग में गया था इसी डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में, तो आएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, अप स्ट्रीम में आएगा, लेकिन डिस्टेंस वो तो उतने ना रहेगा उसका, डाउन स्ट्रीम का भी वही रहेगा, यहाँ से जब रिटर्निंग आएगा तब भी डिस्टेंस वो तो वही रहेगा, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हाँ, धारा का डायरेक्शन बदल जाएगा, डाउन स्ट्रीम में वो धारा के डायरेक्शन में गया था, अप स्ट्रीम में धारा के अपोजिट डायरेक्शन में वापस आया। तो इसको टोटल कितना टाइम लगा, 3 घंटा 45 मिनट, यानी डाउन स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम और अप स्ट्रीम में आने में लगा टाइम, टोटल टाइम को ऐड करेगा तो कितना टाइम आ जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में बोट को जाने में कितना टाइम लगा और अप स्ट्रीम में बोट को आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, यही ना, डाउन स्ट्रीम में भी 15 और अप स्ट्रीम में, दोनों में तो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। और स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में, तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में स्पीड कितना था 9 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - x। तो अप स्ट्रीम में इसको लगा था 15/9 - x आवर, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा, और डिस्टेंस तो सेम ही था, 15 किलोमीटर ही था, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, यहाँ पे देखिए स्पीड है 9 + x, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 9 + x आवर। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में कुल मिला के उसको कितना टाइम लग रहा था, 3 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पे दोनों के टाइम को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/9 - x, ये डाउन स्ट्रीम वाला था, प्लस 15/9 + x, ये अप स्ट्रीम वाला था और ये डाउन स्ट्रीम वाला, दोनों टाइम को ऐड करिए, तो ये टोटल कितना लगा था 3 घंटा 45 मिनट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ऊपर से 15 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 1/9 - x, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/9 + x, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 आवर प्लस 45 मिनट में कितना आवर होगा, तो आपको पता है ना कि मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 45/60 आवर। यहाँ से काटिए 15 से 3 बार में, ये 4 बार में, डेट मीन्स 3/4 आवर। तो यहाँ पे 45 मिनट की जगह पुट कर दीजिए 3/4 आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 15 यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 - x इंटू 9 + x आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे देखिए 9 - x से 9 - x कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 + x, और प्लस 9 + x से 9 + x कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 - x, और इस साइड ऐड कर दीजिए, तो 4 × 12 = 3 15/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 से 15 कट जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा तो x से x भी कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 18, और नीचे में देखिए a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो a का वैल्यू है 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और माइनस b², b का वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1/4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 18 को 4 से करिए तो 72 हो जाएगा, और इसको 1 से करिएगा तो यही टर्म रहेगा 81 माइनस x²। अब x² को इधर लाइए, 72 को उधर ले जाइए, तो x² इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 72 उधर जाके घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा √9, तो x का वैल्यू आएगा +-3। रूट का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ से x का वैल्यू एक हो जाएगा +3 और एक हो जाएगा x इक्वल टू -3। अब बताइए -3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम का जो स्पीड आप माने थे, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या माने थे, x ही माने थे ना, तो ये फिर नेगेटिव कैसे होगा इसका वैल्यू, स्पीड कभी नेगेटिव होता है, और यहाँ हमसे निकालने बोला था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये आप माने थे x km/h, तो ये हो जाएगा 3 km/h। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोल रहा है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितना किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर।
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड, मतलब हर जगह उसका स्पीड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। तो आप मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा वो दे रखा 360 किलोमीटर। इस तरीके से आप मान लीजिएगा। इसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा है कि वुड हैव टेकन 18 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये 48 मिनट कम टाइम लेगा। कब? जब इस ट्रेन के स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर से, तब। ठीक है, आपको बात आ रहा है समझ में? जैसे बोला कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन बोला कि ये 48 मिनट कम टाइम लेगा, मतलब पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 48 मिनट कम टाइम लेगा। कब? जब इसके स्पीड को आप 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दीजिएगा तब। तो कहता है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है? ओरिजिनल स्पीड का मतलब वही जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जा रहा था। तो यहाँ पे आप लेट करिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड था, दैट मीन्स ओरिजिनल स्पीड था, वो था x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बोला था कि यदि इसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे नोट करिए, वेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जब इसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है, तो पहले स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, और जब 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दीजिएगा तो अब इसका नया स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा। तो बोला था कि जब इसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है, तो ये ट्रेन है जो 48 मिनट कम टाइम लेता है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मतलब 360 किलोमीटर को ही ट्रेवल करने में अब इसको 48 मिनट कम टाइम लगता है। कम टाइम लगने का मतलब क्या हो कि पहले ट्रेन जितना टाइम ले रहा था उससे 48 मिनट कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे पहले आप ये निकालिए कि ट्रेन पहले कितना टाइम ले रहा था। पहले का मतलब जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तब ये कितना टाइम ले रहा था। तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस था 360 और यहाँ पे पहले इसका स्पीड कितना था x, यानी पहले जो ट्रेन टाइम ले रहा था वो ले रहा था 360 अपॉन x आवर। लेकिन अब बोला कि जैसे ही ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दीजिएगा तो ये 48 मिनट कम टाइम लेगा, मतलब जितना पहले टाइम ले रहा था उससे 48 मिनट कम। तो अब कितना टाइम हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस ये 48 मिनट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप क्या करिए ना कि पहले 48 मिनट को आवर में बदल लीजिए। तो 48 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, इसको आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड, तो हो जाएगा आवर में। अब यहाँ से काटिए 12 से 4 बार में और नीचे 5 बार में, डेट मीन्स हो जाएगा 4/5 आवर। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो अब ये लेगा इतना आवर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दो केस उत्पन्न हो गया। पहला केस में ट्रेन था जो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, और दूसरा केस में ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, तो अब ये जा रहा है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन दोनों केस में ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना। फर्स्ट केस में भी 360 किलोमीटर और सेकंड केस में भी इसका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर ही। यानी आप बोल सकते हैं कि दोनों केस में ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट केस में था स्पीड x और टाइम था 360 अपॉन x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 360 अपॉन x। इस साइड हो जाएगा स्पीड था x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 और टाइम था ये वाला, तो इसको पुट करिए 360 अपॉन x माइनस 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए x से x कटेगा और यहाँ पे बच गया 360, और इस साइड हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 5x होगा, x से x कटेगा तो बचेगा 5, और 5 को 360 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 1800, माइनस 5 से 5 कटेगा तो बचेगा x इंटू 4x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 360 को 5x से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 1800x, और ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1800 को पहले दोनों से करिए तो ये हो जाएगा 1800x, और फिर 5 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9000, फिर माइनस 4x को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 20x। यहाँ पे देखिए 1800x इधर भी और इधर भी कट जाएगा, सबको इधर लाइए
तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4x² पॉजिटिव, 20x भी पॉजिटिव और 9000 निगेटिव में चला जाएगा, और इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 5x और माइनस 2250 यहाँ पे बचेगा, इक्वल टू 0। 4 को इधर ला के 0 करिए तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा माइनस 2250। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर आ जाए। तो आप इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से लगाइए, 2 से लगाइए 11 25, फिर 5 से लगाइए तो यहाँ पे आएगा 225, फिर 5 से लगाइए तो 45 आएगा, और फिर 5 से लगाइए तो 9 आएगा। और यहाँ पे इसको अरेंज करिए, 5 का गैप चाहिए दोनों नंबर के बीच में, तो 9 × 5 45 हो जाएगा, और इधर 25 दूनी 50, और 50 और 45 के बीच में 5 का ही तो गैप है, तो यही 2 नंबर में ब्रेक हो जाएगा। और आपको प्लस 5 चाहिए तो ये छोटा वाला को माइनस कर दीजिए। और आपको बात समझ में, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 50, और यहाँ से माइनस 45 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 50 इक्वल टू 0। x प्लस 50 दोनों तरफ, तो इसको बाहर करिए तो इस साइड बचेगा x और उस साइड बचेगा माइनस 45 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 50, और यहाँ पे देखिए x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू प्लस 45। निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव होगा नहीं। और यहाँ पे हमसे निकालने क्या बोला था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या था, तो यही ना जो आप लेट किए थे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, हेंस यहाँ पे लिखिए ओरिजिनल स्पीड, ये था x, और x का वैल्यू है 45, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर।